नमस्कार। विचार विमर्श में मैं एसी झा आज मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के विभाजन में इस पर कुछ तथ्य अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे जिससे मैं समझ सकूँ कि कहाँ तक आप सहमत और असहमत हैं और आपकी असहमति भी मेरे लिए एक प्रकार का उपहार होगा, क्योंकि मैं पुनः उस पर मंथन फिर करने का प्रयास करूंगा। प्रायः बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, एज ए शिक्षक पढ़ाते भी रहे हैं और एक सामान्य धारणा भी है भारत में कि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि विभाजन ना तो किसी एक घटना के कारण ना ही किसी एक व्यक्ति के कारण हुआ, लेकिन यह भी सत्य है कि मूवमेंट फॉर पाकिस्तान जो चला उसके डायरेक्टर तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक माहौल पैदा कर दिया, विशेषकर 1940 के दशक में, जिसके कारण अन्य पार्टियों को, दलों को भी बाध्य होना पड़ गया। हालांकि बहुत से फैक्टर थे, जैसे ब्रिटिश शासन का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यहाँ तक कि कांग्रेस का भी योगदान कुछ हद तक है। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इन सब मुद्दों पर। पिछले एक वीडियो में मैंने माउंटबेटन और भारत के विभाजन पर प्रकाश डाला था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के विभाजन पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक कैरियर जो आरंभ हुआ वो सांप्रदायवादी मुसलमान के रूप में नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के रूप में वे उभर कर सामने आए हैं। 1906 ईस्वी में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में काम किया था। दादा भाई बहुत बीमार थे, इसलिए उनके भाषण को मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पढ़ा था उस अधिवेशन में, और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। तो जिन्ना का आरंभ इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीति से हुआ है। स्वाभाविक है इससे कि वे सेकुलर पॉलिटिशियन थे। आरंभ में नेशनलिस्ट व्यू था उनका। ध्यान रखना है कि 1906 में ही जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उसी दौर में ढाका में अभिजात वर्गीय कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की भी स्थापना की थी, जिसके प्रमुख नेताओं में, संस्थापक सदस्यों में थे नवाब सलीमुल्लाह, बकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, आगा खान इत्यादि। और मुस्लिम लीग का चरित्र आरंभ से ही सांप्रदायिक था, क्योंकि वह अपना उद्देश्य ही घोषित की थी मुस्लिम हितों के लिए कार्य करना। और मुस्लिम लीग ने सदैव अपनी मांग को, अपनी मुख्य मांग जो उसने हमेशा मुस्लिम लीग ने बना के रखा, वो था मुसलमानों के लिए आरक्षण और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1906-7 के दौर में भारत में स्वदेशी आंदोलन विभिन्न प्रांतों में बहुत ही तीव्र गति से फैल रहे थे, और स्वदेशी आंदोलन के आरंभ में मुसलमानों की भी अच्छी खासी भागीदारी थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन से अलग रहने के लिए कहा। मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। उसने ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए मुसलमानों से अपील की, और इसका कुछ असर पड़ा भी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वे मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में भी जाया करते थे, क्योंकि उस समय कोई रोक कांग्रेस की ओर से नहीं था। आगे चलकर 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग के भी सदस्य बने। हालांकि वे कांग्रेस के भी सदस्य रहे। उस दौर में कांग्रेस के रहने वाले नेतागण दूसरे पार्टी के भी सदस्य होते थे। कांग्रेस इस पर कोई रोक नहीं लगाती थी। ऐसा प्रतिबंध कांग्रेस ने बहुत आगे जाके 1938 ईस्वी में किया था। जिन्ना का लक्ष्य मुस्लिम लीग में जाने का यह नहीं था
कि उसके सांप्रदायिक बातों से वे सहमत थे, बल्कि जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही समान अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नमेंट स्व शासन रखे। और उस समय कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों का समर्थन भी मिला मोहम्मद अली जिन्ना को, और मुस्लिम लीग में एक राष्ट्रवादी मुसलमानों का गुट तैयार हो गया जो आगा खां और उनके समर्थक कट्टरपंथियों का विरोध करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 1913 में मुस्लिम लीग ने भी अपना उद्देश्य रखा स्व शासन। इसमें जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिन्ना लगातार चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो जाए, दोनों स्वराज के मुद्दे पर या स्वशासन के मुद्दे पर एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करें या ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग करें। जिन्ना धीरे धीरे इतने लोकप्रिय नेता हो गए कि भारत के महान राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा था। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई मानक पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सरोजनी नायडू ने कहा, लेकिन ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका प्रयोग किया था। हाँ, इसी चीज को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने फिर दोहराया था। 1915 में सब जानते होंगे गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी। जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको बहुत से लोग उग्र हिंदूपंथी कहते हैं, जिन्ना के गहरे मित्र थे, और जिन्ना एवं तिलक ने मिलकर के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उस दौर में 1915-16 में काफी प्रयास किए। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी, पहले अप्रैल 1916 में, और आगे चलकर सितंबर 1916 में मिसेज एनी विसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की उस समय अध्यक्ष भी थी, कांग्रेस की नेता भी थी, उन्होंने अपने नेतृत्व में भी होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य था भारत को स्वशासन मिले, इसके लिए संघर्ष करना, अहिंसात्मक संघर्ष। होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट वस्तुतः एनी विसेंट की देन है, जो उन्होंने आयरलैंड की राजनीति से प्रभावित होकर के भारत में लाई थी, लेकिन होम रूल मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक किए थे 1916 ईस्वी में, फिर एनी विसेंट की थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कई अन्य दलों ने होम रूल मूवमेंट दोनों का, तिलक का और एनी विसेंट का, समर्थन किया था। कुछ तिलक के गुट में चले गए थे, कुछ एनी विसेंट के गुट में थे, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के प्रायः सभी महत्वपूर्ण नेता सिर्फ महात्मा गांधी को छोड़कर होम रूल मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे। जिन्ना प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनका भी पूरा समर्थन होम रूल मूवमेंट को था। 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, और इसी वर्ष मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस एक समझौता की, जिस समझौता में जिन्ना की बहुत बड़ी भूमिका थी। यही लखनऊ पैक्ट कहलाता है, 1916 का लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के स्वशासन के लिए संघर्ष करने की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। और ये एक तरह से जिन्ना की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक चरित्र को बदल के राष्ट्रीय चरित्र के रूप में ढाल दिया, और कांग्रेस और लीग दोनों को एक मंच पर ला दिया। लेकिन धीरे धीरे काल की गति ने पलटा खाया। होम रूल मूवमेंट अपने उफान पर ही था कि मिसेज एनी विसेंट इससे अपने कदम वापस ले ली, क्योंकि भारत सचिव ने उस समय घोषणा कर दी 1917 में, 17 के अंत में, कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत को होम रूल देने के मुद्दे पर विचार करेगी। और एनी विसेंट को लगा कि हम लोग का मकसद पूरा हो गया, हुई आंदोलन से अपना समर्थन वापस दे दी। हालांकि तिलक चाहते थे कि आंदोलन चले, लेकिन तिलक को लगा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने से आपस में फिर कहीं
किसी प्रकार का संघर्ष ना हो जाए, तो वे भी इस आंदोलन से बंद तो नहीं किए तिलक होम रूल मूवमेंट को, लेकिन वे धीरे धीरे स्वतः इसको कमजोर होने दिए या एक तरह से ध्यान देना इस पर छोड़ दिया। 1918 तक आते आते होम रूल मूवमेंट लगभग स्वतः कहें तो समाप्त हो चुका था और एक नई राजनीतिक रणनीति के बनाने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब विचार कर रही थी। लेकिन इसी बीच 1919 के अधिनियम ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। 1919 के अधिनियम जो भारत में आए उससे काफी असंतोष फैला था, क्योंकि जो मांग थी स्वशासन की कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, उसे 1919 के अधिनियम में स्वीकार नहीं किया गया, जिससे दोनों पार्टियां नाराज थी और 1919 के अधिनियम का विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों करने लगे। परंतु कांग्रेस की राजनीति में इसी बीच तेजी से महात्मा गांधी का उत्थान हुआ और जो पुरानी रणनीति चल रही थी लखनऊ पैक्ट के आधार पर, उसमें धीरे धीरे भारी बदलाव आ गया। कांग्रेस का चरित्र ही बदलने लगा और जिन्ना इस परिस्थिति में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। महात्मा गांधी ने 1919 में जो खिलाफत आंदोलन भारत में चल रहा था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के सम्मान को जो ठेस पहुंची थी, उसके लिए अंग्रेजी सरकार माफी मांगे और खिलाफत की स्थापना फिर से की जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खलीफा का बहुत अपमान हुआ था, खिलाफत संस्था टूटने लगी थी। खिलाफत आंदोलन वस्तुतः एक धार्मिक आंदोलन था, मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन, जिस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि इस आंदोलन का समर्थन करने से मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस समय तक सेकुलर राजनीति पर चल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस उस समय तक औपचारिक रूप से खिलाफत का समर्थन नहीं की थी, महात्मा गांधी खाली समर्थन कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के प्रयास से, उनके प्रभाव से अंततः कांग्रेस ने भी खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य रखा गया स्वराज की स्थापना एवं खिलाफत की संस्था को मजबूत करना, खलीफा के सम्मान की रक्षा करना। यहीं से मोहम्मद अली का एक तरह से एलियनेशन कांग्रेस की राजनीति से शुरू होता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस पूरी तरह सेकुलर मूवमेंट चलाए और किसी भी धार्मिक आंदोलन के साथ अपना नाता नहीं जोड़े। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के सख्त विरोधी थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति इस प्रकार की थी कि महात्मा गांधी का जादुई असर भारतीय राजनीति में हो रहा था और मुसलमानों का भी अधिकांश बहुसंख्यक मुसलमान भी उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत और कांग्रेस मिल करके चलाए असहयोग आंदोलन, इसके समर्थन में थे। परंतु जिन्ना अंतिम दम तक कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के गठबंधन का विरोध करते रहे, परंतु अकेले पड़ गए और उसके कारण जिन्ना असहयोग आंदोलन में शामिल तो नहीं ही हुए, कुछ समय तक के लिए वे राजनीति से खुद को अलग भी कर। यही वो वर्ष है 1920 असहयोग आंदोलन, जब जिन्ना का मोह भंग कांग्रेस से होने लगा और कांग्रेस धीरे धीरे पूरी तरह गांधीवादी राजनीति की ओर चल पड़ी और जिन्ना का जो वो पुराना होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था, प्योर सेकुलर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था,
वह जिन्ना ने भग्न होते हुए देखा। मोहम्मद अली जिन्ना भले ही कांग्रेस से विधिवत रूप से अलग नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस की राजनीति से 1920 के दौर से ही वो अलग हो गए थे। उसके बैठकों में उन्होंने जाना छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वे कॉम्युनल मूवमेंट के साथ नहीं जुटे थे। परंतु धीरे धीरे खिलाफत कमेटी और कांग्रेस के बीच भी दरार पैदा होने लगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी मतभेद उभरने लगे। 1924 में एक तरह से कहें तो लखनऊ पैक्ट खत्म हो गया। मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग आ गई, पुराने ढर्रे पर चलने लगी। खिलाफत कमेटी का भी अस्तित्व खत्म हो गया और एक प्रकार से कांग्रेस अब एक अलग आंदोलन और मुस्लिम लीग अपने पुराने सांप्रदायिक पैटर्न पर चलने लगे। इसके बावजूद भी जब भी अवसर आया राष्ट्रीय आंदोलन का, तो जिन्ना व्यक्तिगत रूप से भी और थोड़े बहुत मुस्लिम लीग ने भी या तो उस आंदोलन का समर्थन किया या कम से कम तटस्थ भूमिका निभाई। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि 1927 में साइमन आयोग का जब गठन हुआ और 1928 में साइमन आयोग का जब भारत आगमन होता है, तो कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी उसका विरोध किया। एक माहौल बन गया था कि लग रहा था फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के आंदोलन चलाएगी, जिन्ना फिर से राजनीति की मुख्य धारा में आएंगे। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश सरकार ने एक चुनौती दी थी भारतीय नेताओं को कि अगर वे लोग साइमन का विरोध कर रहे हैं तो मिलजुल करके एक संविधान, एक प्रस्ताव बना करके दें जिसे अंग्रेजी सरकार स्वीकार कर लेगी। इसे कांग्रेस ने भी स्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। जिन्ना ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, नेहरू कमेटी, नेहरू समिति 1928 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावे कुछ अन्य दल के नेता भी शामिल हुए। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई, उसमें मुसलमानों के पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्यागने की बात की गई। हालांकि मुसलमानों के लिए आरक्षण को माना गया और मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों ने संयुक्त रूप से स्वशासन के लिए आंदोलन चलाने पर सहमति भी व्यक्त की। लेकिन जल्द ही मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग कहें, धीरे धीरे जिन्ना मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता बन चुके थे, नेहरू कमेटी के रिपोर्ट से अपना समर्थन वापस दे लिया। यह बहुत ही विचार का मुद्दा है। बहुत तरह से कहें तो अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। अपनी अपनी धारणाएं इतिहासकारों की है कि आखिर क्यों मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग नेहरू समिति के प्रस्ताव से हट गई। तो इसका एक सीधा कारण यह बताया जाता है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्र में और राज्य में आरक्षण दिया जाए, लेकिन इसे अंततः कांग्रेस नहीं मानी, बल्कि पुराने पैटर्न पर जो आरक्षण मिल रहा था मुस्लिम लीग को, जिसमें जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे वहां उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा था, उस आधार को कांग्रेस स्वीकार की। जबकि जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्याग देगी, हालांकि वो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। इतनी छोटी बात तो नहीं रही होगी, कुछ और गंभीर बातें होंगी। मैं चाहूंगा कि विद्वत जन इस पर और खोज करें, कमेंट करें कि अचानक मुस्लिम लीग जब शामिल थी नेहरू समिति में तो उसके समर्थन से ही सभी प्रस्ताव पारित हुए होंगे ना, तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि जिन्ना ने एक नई बात सामने ला दी। लेकिन जो भी हो, नेहरू समिति से मुस्लिम लीग के हट जाने से जो एक बड़ा प्रयास होने वाला था राष्ट्रीय आंदोलन में, वो यहीं पर खत्म हो गया। और यहीं से मिलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना अब पूरी तरह सांप्रदायिक राजनीति की ओर फिसलने लगे और फिसलते ही चले गए।
जिन्ना ने 1929 में अपना एक 14 पॉइंट्स तैयार किया, 14 सूत्री मांगे जो ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी गई, जिसमें जिन्ना ने अब मुख्य मांग रखी कि मुसलमानों को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण भी मिले और पृथक निर्वाचक प्रणाली भी। यह पहला अवसर है जब जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का खुलकर समर्थन किए। एकदम आरंभ में जिन्ना मुसलमानों के आरक्षण का भी समर्थन नहीं करते थे और पृथक निर्वाचन प्रणाली का तो वो समर्थन करते ही नहीं थे, लेकिन इस अवसर पर 1929 में उन्होंने अब खुल करके सांप्रदायिक राजनीति को अपना लिया और मुस्लिम लीग अपने पुराने सांप्रदायिक चरित्र को अपना लिया। और मुस्लिम लीग का यहाँ से एकमात्र उद्देश्य हो गया मुसलमानों के लिए मुसलमानों को एक संगठित इकाई में ढालना, उनके लिए स्वशासित प्रांतों की स्थापना करना। और फिर 1930 ईस्वी से जिन्ना और मुस्लिम लीग सांप्रदायिक राजनीति को इतना बढ़ावा देने लगे और 1940 के दशक में तो वो स्थिति पैदा हो गई कि 1946-47 में विभाजन के सिवा कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा। इन सब पर फिर अगले किसी और दिन हम विचार करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग अपने कमेंट दें। सब्सक्राइब करना ना करना, लाइक करना ना करना, वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन कमेंट अवश्य दें जिससे मैं समझ सकूं कि मेरी बात आप तक पहुंच भी रही है और जहां कहीं गलती लगे, जहां कहीं मेरी बातों से असहमति हो, उसे स्पष्ट आप व्यक्त करें। मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो सहमत है, उनका मैं ज़्यादा स्वागत करता हूं जो मेरे विचार से असहमत है और मुझे कुछ सलाह देते हैं। धन्यवाद।